हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सी टेट के लिए सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है, पाठचर्या का संवर्धन पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित करना चाहिए। नहीं, पाठचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर नहीं बल्कि पाठचर्या बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो आपका ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा। सेकेंड देखते हैं, पाठ्यक्रम के कुछ उपविषयों को रटन प्रणाली से मुक्त करना। ठीक है, देखते हैं। तीसरा है, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। जी बिल्कुल। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 जो है, एनसीएफ 2005 का जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो आपका ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है। क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि फर्स्ट है, अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है। सेकेंड है आपका, अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है। थर्ड है आपका, अवलोकन केवल विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है। फोर्थ है आपका, उपरोक्त सभी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि अवलोकन क्या है? वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रवृत्ति है। हाँ, अवलोकन केवल विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है। तो नहीं, अवलोकन केवल विशेषज्ञों द्वारा ही नहीं किया जा सकता। तो जो कथन दिए आपके तीनों कथन सही हैं, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप बालक सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है कहलाती है। फर्स्ट है आकलन, सेकेंड है सामाजिकरण, थर्ड है नैतिकता, फोर्थ है समायोजन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप बालक सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है, उनके साथ अनुकूलन करता है। सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उनके साथ अनुकूलन करता है तो क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, समाजीकरण। क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 4, जब कोई बालक अपना स्वयं मूल्यांकन करने के साथ साथ सहपाठियों के मूल्यांकन हेतु भी सहभागिता करता है तो इस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है। जब कोई बालक अपना स्वयं मूल्यांकन करने के साथ साथ सहपाठियों के मूल्यांकन हेतु भी सहभागिता करता है तो आपको बताना है कि इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है। फर्स्ट है सतत मूल्यांकन, सेकेंड है आपका व्यापक मूल्यांकन, थर्ड है आपका संकलित मूल्यांकन, फोर्थ है आपका रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ रचनात्मक मूल्यांकन करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन फोर्थ रचनात्मक मूल्यांकन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, लक्ष्मी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है।
यह किस ओर संकेत करता है? क्या सीखने के आकलन की ओर, या सीखने के लिए आकलन, या फिर आकलन के लिए सीखना, या फिर फोर्थ ऑप्शन आकलन का सीखना? तो आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सीखने का आकलन। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सीखने का आकलन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। बताना है इनमें से कौन सी अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। फर्स्ट है आपका शैशवावस्था को, सेकेंड है बाल्यावस्था को, थर्ड है किशोरावस्था को, फोर्थ है आपका प्रौढ़ावस्था को। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड बाल्यावस्था को। प्रश्न संख्या 7। जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होता है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होता है। फर्स्ट है आपका अनुभव सामाजिक संप्रेषण देखते हैं, सेकेंड है समावेशन एवं समायोजन, थर्ड है परिपक्वता एवं अनुभव, फोर्थ है सामाजिक संप्रेषण एवं परिपक्वता। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, समावेशन एवं समायोजन। जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया में समावेशन एवं समायोजन जैसे विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होता है। प्रश्न संख्या 8। निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण के व्यक्तित्व क्रियात्मक परीक्षण से है। इनमें से कौन सा बुद्धि परीक्षण के व्यक्तित्व क्रियात्मक परीक्षण से है। फर्स्ट है शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, सेकेंड है आर्मी अल्फा टेस्ट, थर्ड है पोर्टियस भूलभुलैया परीक्षण, फोर्थ है आपका बिने साइमन परीक्षण। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, पोर्टियस भूलभुलैया परीक्षण। पोर्टियस भूलभुलैया परीक्षण। ये पोर्टियस भूलभुलैया परीक्षण होता क्या है? तो पोर्टियस भूलभुलैया परीक्षण का संबंध बुद्धि परीक्षण के व्यक्तित्व क्रियात्मक पक्ष से है। प्रश्न संख्या 9। अधिगम के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं यानी सही नहीं है। फर्स्ट है अन्वेषण का सिद्धांत जो कि जोरेम एवं एस ब्रूनर ने दिया है, देखते हैं। सेकंड है आपका शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुबेल ने दिया है। थर्ड है आपका प्राकृतिक दशा का सिद्धांत कोर्ट लेविन ने दिया है। फोर्थ है आपका अनुकरण का सिद्धांत क्लार्क एवं हल ने दिया है। तो इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, अनुकरण का सिद्धांत क्लार्क ए हल ने नहीं दिया है। तो पूछा है कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। चलिए समझते हैं। अन्वेषण का जो सिद्धांत है जोरेम एस ब्रूनर ने दिया है। शाब्दिक अधिगम का आपका सिद्धांत आशुबेल ने दिया है। प्राकृतिक दशा क्षेत्र का जो सिद्धांत है कोर्ट लेविन ने दिया है। आपका जो अनुकरण का सिद्धांत है, अनुकरण के सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो मार्क्स वेक्सलर हैं। मार्क्स वेक्सलर हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताओं में शामिल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इस शिक्षा नीति के अंतर्गत
वर्ष 2026 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। देखते हैं, मुझे तो पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है, क्योंकि देखते हैं सेकंड, इस शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया। ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है, यानी ये कथन आपका सही है। तो इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो देखते हैं अगला। इस नीति के निर्माण में अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरी रंजन का प्रमुख योगदान है। ये भी सही है। इस शिक्षा नीति के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आपका ये भी कथन सही है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो आपका नेगेटिव है, आपका ऑप्शन फर्स्ट। NEP 2020 की विशेषताओं में जो शामिल नहीं है वो आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत वर्ष 2026 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। आपका ये कथन सही नहीं है। ठीक है, इसका क्या होगा कि 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया था। कब तक? वर्ष 2030 तक, न कि वर्ष 2026 तक। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? फर्स्ट है आपका ध्यान, अवधान, अति क्रियाशीलता विकार। सेकंड है लेखन वैकल्य। थर्ड है पठन वैकल्य। फोर्थ है दृष्टि क्षति। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ध्यान, अवधान, अतिक्रियाशीलता विकार। ये होता क्या है ध्यान, अवधान, अतिक्रियाशीलता विकार? इसमें क्या होता है कि यह एक ऐसी दिव्यांगता है जिसमें ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, बच्चा ध्यान अवधान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे में एकाग्रता की कमी होती है। प्रश्न संख्या 12, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है? किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच में अंतर निर्मित होता है? तो समझ गए होंगे, क्योंकि ये आपका बहुत इजी सा प्रश्न है। बस प्रश्न क्या है आपका, बहुत घुमा के पूछा हुआ है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, जीन पियाजे। आपका ऑप्शन सेकेंड जीन पियाजे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? फर्स्ट है छात्रों को स्वयं अपने त्रुटियों की पहचान करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, हमें बच्चे को हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करना है। ठीक है। सेकंड देखते हैं, छात्रों द्वारा दी गई भ्रांतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। नहीं, हमें बच्चे को नज़रअंदाज तो करना ही नहीं है। थर्ड देखते हैं, छात्रों की भ्रांतियों को मजबूत करना चाहिए। बच्चों की भ्रांतियों को मजबूत करना चाहिए। ये फोर्थ है आपका, छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए पाठ प्रदान करना चाहिए। जी बिल्कुल, बच्चों को क्या है, उनको त्रुटियों को सही करने के लिए पाठ प्रदान करना चाहिए। पाठ क्या होता है, हम बच्चे को थोड़ी थोड़ी हिस्से में मदद करते हैं। जैसे बच्चे के स्तर के अनुरूप उसके हिसाब से हम लोग उसे थोड़ी थोड़ी सहायता देते हैं, जिससे बच्चा
अपनी गलतियों में सुधार कर लेता है। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो, फर्स्ट है छात्रों से पूरी तरह अपरिचित हो नहीं। अब बच्चे एकदम अपरिचित रहेंगे तो उस टॉपिक को समझ ही नहीं पाएंगे। सेकेंड है उनके संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफ़ी परे हो नहीं। अब उनके संज्ञानात्मक क्षमता से परे होगा तो भी नहीं समझेंगे। थर्ड है पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित न हो। क्या होता है, कुछ संबंधित होना चाहिए, कुछ गैर संबंधित होना चाहिए, ऐसा भी ना हो कि एकदम ही संबंधित ना हो। फोर्थ है आपका अध्ययन किए जाने वाले विषय से छात्र के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। हाँ, हम जब भी कोई नया विषय पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाते हैं। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। ये बताना है। सिद्धांत है, फर्स्ट है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है, सेकेंड है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, बाल विकास का सिद्धांत है या अधिगम का सिद्धांत है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ये क्या है, आपका अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है। इसमें क्या होता है, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत में बालक की जो शक्ति होती है जो किसी काम में नहीं आता तथा खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, ये क्या होता है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 16, अभी कथन है, बच्चे स्कूलों में अकादमिक संप्रत्यों के अतिरिक्त मूल्य व धारणाएं भी सीखते हैं। बच्चे स्कूलों में अकादमिक संप्रत्यों के अतिरिक्त मूल्य व धारणाएं भी सीखते हैं। और स्कूल समाजीकरण की एक द्वितीयक परंतु महत्वपूर्ण संस्था है। स्कूल समाजीकरण की एक द्वितीयक परंतु महत्वपूर्ण संस्था है। तो बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है, या फिर दोनों कथन सही है या फिर दोनों कथन गलत हैं। तो देखते हैं। कथन ए बोल रहा है बच्चे स्कूलों में अकादमिक संप्रत्तियों के अतिरिक्त मूल्य अवधारणाएं भी सीखते हैं। जी बिल्कुल, अकादमिक संप्रत्तियों के अलावा भी बच्चे स्कूलों में बहुत कुछ सीखते हैं। अब तर्ककार है आपका, स्कूल सामाजिकरण की द्वितीयक परंतु महत्वपूर्ण संस्था है। हाँ, स्कूल जो है सामाजिकरण का द्वितीयक संस्था है, क्योंकि जो सामाजिकरण का प्रथम संस्था है वो परिवार है। क्या है, परिवार है। लेकिन स्कूल जो है सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था है परंतु महत्वपूर्ण संस्था है। तो आपका कथन सही है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 17, एक मिनट। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया है कि वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट है आपका पूर्वाग्रहों का, सेकंड है ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ का अभाव, थर्ड है अवरोही पाठचर्या का, फोर्थ है स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित पाठचर्या। तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा, पहले समझते हैं इस प्रश्न को। फर्स्ट है पूर्वाग्रहों का, हाँ पूर्वाग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है। सेकंड है स्थानीय ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ का अभाव, हाँ। और थर्ड है आपका अवरोही पाठचर्या। तो अब क्या है, आपका ये तीनों करेक्ट है, क्योंकि वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में नकारात्मक पूर्वाग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है। जब जैसे उनका स्थानांतरण होता है तो उस स्थान के समझ
यानी जब नई नई चीज़ें होती हैं तो समझ के अभाव का भी उनके शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, और अवरोही पाठ्यचर्या का, तो इन तीनों का प्रभाव पड़ता है। तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलान युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही युग्म मिलान है? फर्स्ट है जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा। हाँ, आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिज्ञासा क्या होता है? आंतरिक प्रेरणा का ही उदाहरण है। ठीक है, अब ये क्या है? समकक्षों की सराहना या फिर शिक्षक की प्रशंसा या फिर आपका मैच में ट्रॉफी। ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। किसका है? बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। जबकि जिज्ञासा जो होती है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण होती है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? फर्स्ट है वैचारिक क्रिया अवस्था, सेकेंड है संवेदात्मक स्थिति अवस्था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, संवेदात्मक स्थिति अवस्था। आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार क्या है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 20, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चों को किस तरह से देखते हैं? सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चों को किस तरह से देखते हैं? फर्स्ट है कोरी पट्टी। बच्चों को कभी भी कोरी पट्टी तो समझना ही नहीं है। ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता, बच्चे ज्ञान के सक्रिय प्राप्त करता होते हैं, निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं। ठीक है। फिर ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी। हाँ, तो क्या है? बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय प्राणी हैं। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय प्राणी। कभी भी ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं जिसमें आपको कुछ ऐसे ऑप्शन मिल जाए, जैसे कि दे दिए कोरी पट्टी, तो ऐसा आपका ऑप्शन अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो कोरी पट्टी वाला ऑप्शन करेक्ट होता ही नहीं है। या फिर कहीं पूछ दे निष्क्रिय, बच्चे को अगर कहीं भी आप निष्क्रिय कर रहे हैं तो आपका ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे को हम लोगों को क्या है? सक्रिय भूमिका होती है, निष्क्रिय भूमिका नहीं होती। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, समावेशी शिक्षा समर्थन करती है? समावेशी शिक्षा समर्थन करती है। फर्स्ट है असमर्थ बालकों हेतु अलग अलग खेल के मैदान का। समावेशी शिक्षा से हम लोग का जो तात्पर्य होता है, समावेशी शिक्षा से जो हम लोग का तात्पर्य होता है उसमें क्या होता है कि सभी छात्रों को एक साथ लेकर चलना है। जैसे सामान्य छात्र और दिव्यांग छात्र, दोनों प्रकार के छात्रों को समान शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए। ये क्या होता है? समावेशी शिक्षा होती है। इसमें जब हम बच्चे को अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं तो आपको पहला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा। असमर्थ बालकों हेतु अलग खेलने का मैदान नहीं। सेकेंड है आपका असमर्थ बालकों के लिए विशिष्ट समय सारणी। असमर्थ बालकों के लिए विशिष्ट समय सारणी। थर्ड है आपका असमर्थ बालकों को समर्थ बालकों के साथ समान अधिकार देने का। हाँ, देखिए आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो असमर्थ बालकों को समर्थ बालकों के साथ समान अधिकार देना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि? विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि?
फर्स्ट है विकास सिर से पांव तक होता है। विकास सिर से पांव तक होता है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि विकास जो होता है सिर से पांव तक होता है। आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका सेकेंड ऑप्शन दिया है विकास केंद्र से छोरों तक होता है, ये आपका मस्तकाधोमुखी का उदाहरण है, यानी मस्तकाधोमुखी सिद्धांत का जो है के बारे में बताया गया है। आपका जो सेकेंड है, फर्स्ट ऑप्शन जो आपका दिया गया है विकास सिर से पांव तक होता है, ये आपका शीर्षगामी सिद्धांत में बताया गया है। प्रश्न संख्या 23, पूरे बाल्यावस्था में बालक जिन सामाजिक विशेषताओं का आविर्भाव और विकास होता है उनमें से प्रमुख नहीं है। पूरे बाल्यावस्था में बालक में जिन सामाजिक विशेषताओं का आविर्भाव और विकास होता है उनमें से क्या प्रमुख नहीं है। ठीक है, फर्स्ट है अनुकरण, सेकंड है स्पर्धा, थर्ड है परिपक्वता, फोर्थ है खेल। तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड परिपक्वता सही हो जाएगा। ये पूर्व बाल्यावस्था होती क्या है? पूरे बाल्यावस्था यानी जन्म से, यानी 0 से 6 वर्ष या 0 से 6 वर्ष की अवस्था को पूरे बाल्यावस्था कहते हैं, जिसे शैशवावस्था के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? अनुकरण होता है, सामाजिकरण की प्रवृत्ति होती है, खेल भावना का विकास होता है, प्रतिस्पर्धा होता है। जबकि जो परिपक्वता होता है आपका जो परिपक्वता होता है, परिपक्वता आपका किशोरावस्था में विकसित होता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, किसी छात्र के प्रश्न संख्या 24,